हेलो पावरफुल ब्रेन्स। आज हम फीचर्स ऑफ अ कंपनी समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉरपोरेट पर्सनालिटी, और इसका केस लॉ है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर और सबसे फेमस केस है। जैसे ही एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, लॉ की नज़र में वो एक अलग पर्सन बन जाती है। उसकी पहचान उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स से बिल्कुल अलग होती है। इसे कॉरपोरेट वेल मतलब कंपनी और मेंबर्स के बीच का पर्दा भी कहते हैं। चलिए अब हम सैलमन वर्सेस सैलमन की केस समझते हैं। मिस्टर सैलमन एक बिजनेसमैन था। उसने अपने बिजनेस को एक कंपनी यानी कि सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड को बेच दिया। उस कंपनी में मेंबर वो खुद, उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे। कुछ टाइम बाद बिजनेस डूब गया और कंपनी बंद होने लगी। कंपनी के पास क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे और अब क्रेडिटर्स ने कोर्ट में कहा कि सैलमन और कंपनी एक ही है। ये सब फ्रॉड है, इसलिए मिस्टर सैलमन को पर्सनली अपने घर से हमारा पैसा देना चाहिए। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि नहीं, लॉ के मुताबिक कंपनी रजिस्टर होने के बाद एक अलग लीगल पर्सन है। कंपनी के डेट्स के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, मिस्टर सैलमन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर 2, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक पर्सन तो है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है। ये सांस नहीं ले सकती, शादी नहीं कर सकती या फिर वोट भी नहीं दे सकती, लेकिन ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है और बैंक अकाउंट भी खोल सकती है। जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। इन जैसे केसेस में कोर्ट्स ने कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हुए भी वो सारे काम कर सकती है जो एक बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी है। वो अपने नाम से लीगल प्रोसीडिंग्स में इंटर कर सकती है। नंबर 3, कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगती है बट सिंपल है। कंपनी पर्सन है पर सिटीजन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही मिलती है। ये सवाल उठी थी आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन फेमस बैंक नेशनलिज्म केस में, जहां कोर्ट ने कहा कि कंपनी सिटीजन नहीं है, इसलिए वो आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स के राइट्स इफेक्ट हो रही हो तो वो शेयर होल्डर्स अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स जा सकती है। नंबर 4, कंपनी हैज़ नेशनलिटी एंड रेसिडेंस। भले ही कंपनी सिटीजन ना हो लेकिन उसकी नेशनलिटी और रेसिडेंस ज़रूर होती है। एक कंपनी की नेशनलिटी वो देश होता है जहां वो इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड हुई है। जैसे टाटा मोटर्स इंडिया में रजिस्टर हुई है तो वो इंडियन नेशनल है। एक कंपनी का रेसिडेंस वहाँ माना जाता है जहाँ से उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होती है, यानी जहाँ उसके डायरेक्टर्स बैठकर सारे डिसीजंस लेते हैं। तुलिका वर्सेस पेरी एंड कंपनी में ये डिसाइड हुई कि रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स और लीगल जुरिस्डिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जैसे केसेस से ये तय करने में मदद मिलती है कि कंपनी का इफेक्टिव कंट्रोल कहाँ से हो रही है। नंबर 5, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर कंपनी डूब जाती है या उस पर बहुत सारा कर्ज हो जाता है, फिर भी मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को रिस्क नहीं होती। एक मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ उतने ही अमाउंट तक लिमिटेड है जितना उसके शेयर्स का अनपेड वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 100 रुपये की शेयर्स ली है और 100 रुपये पूरा पे कर दिए हैं तो कंपनी के 10 लाख के कर्ज के लिए आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा सकता। बर्कले जे इन री लंदन एंग्लो फाइनेंस कॉरपोरेशन केस में इस कंसेप्ट को साफ करते हुए कहा कि एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ उसके अनपेड शेयर्स तक ही सीमित है। नंबर 6, परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी की लाइफ उसके मेंबर्स पर डिपेंड नहीं करती। अगर कंपनी के सारे मेंबर्स की एक साथ डेथ भी हो जाए तब भी कंपनी जिंदा ही रहेगी, क्योंकि कंपनी लॉ से बनती है। उसकी डेथ यानी वाइंडिंग अप भी सिर्फ लॉ के प्रोसेस से ही हो सकती है।
मेंबर्स के आने जाने से कंपनी की लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 7, सेपरेट प्रॉपर्टी। क्योंकि कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है तो कंपनी जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो कंपनी के नाम पर ही होती है, ना कि उसके मेंबर्स के नाम पर। री चिरंजी लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन जैसे केसेस में कोर्ट्स ने कहा कि एक शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता। आप कंपनी के 100% शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप कंपनी की बिल्डिंग को मेरी बिल्डिंग नहीं कह सकते, ना ही उसे पर्सनली बेच सकते हैं। नंबर 8, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी में जो आपका हिस्सा मतलब शेयर्स होती है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि आप अपने शेयर्स को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल के हिसाब से किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट पर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र का राइट फिर भी रहती है। नंबर 9, कैपेसिटी टू सू और बी सूड। क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, उसके पास लीगल राइट्स हैं। अगर कोई कंपनी के साथ फ्रॉड करता है या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो कंपनी खुद अपने नाम से कोर्ट में केसेस फाइल कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही अगर कंपनी कुछ गलत करती है तो आप कंपनी पर उसके नाम से केस फाइल कर सकते हैं। राजेंद्र नाथ दत्त वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी, इन केसेस ने ये एस्टैब्लिश किया कि कंपनी एक वैलिड लीगल एंटिटी है जो लीगल एक्शंस ले सकती है और जिसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। नंबर 10 आप सबके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना।